बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर हड़ताल चल रही है। शहर शहर एहतजाज की जद में है। मुख्तलिफ जगहों पर कारोबार और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था कि कहाँ कहाँ पर आपके इलाके में सूरत हाल क्या है। लोगों ने उसके नीचे अपने अपने शहरों की तस्वीरें पोस्ट की हैं और बताया है कि मुख्तलिफ जगहों पर हड़ताल इस वक्त हो रही है और जगहों जगहों पर एहतजाज भी हो रहा है। कई जगहों पर जलाओ घेराव भी हुआ है, यानी कि टायर जलाकर नजर आतिश करके लोगों ने एहतजाज किया है। तो बिजली के बिलों के बारे में जो लोग समझते हैं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बढ़ा चढ़ा के अगर ये पेश हो रहा है तो ये लोग सड़कों पर क्यों निकले हुए हैं, अपनी दुकानें कारोबार इन्होंने क्यों बंद किए हुए हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल हम अदा नहीं कर सकते। तो सूरत हाल बहुत गंभीर है। इसका अंदाजा हुकूमत वक्त को नहीं है, हुकूमतों को होता भी नहीं है और ऐसी हुकूमतों को बिल्कुल नहीं होता जिनका आवाम से ताल्लुक ही नहीं होता। इन्होंने ना इलेक्शन लड़ना है, कल कह भी रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैंने अगर इलेक्शन लड़ना होता तो मैं भी यही करता, इस पर एहतजाज करता, मैं लोगों को आवाम को मोबिलाइज करता, मैंने अगर इलेक्शन लड़ना होता। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हो रहा है, लोगों का जेन्युइन मसला नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कन्विंस्ड हैं, वो समझते हैं कि आवाम का मसला है नहीं इतना, लेकिन सियासतदान अपनी सियासत के लिए और अपने इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सियासतदान। हालांकि जितने एहतजाज हुए हैं ये एहतजाज अवाम ने खुद किए हैं और सियासी जमातों की कॉल पर नहीं हुए। आज जमात इस्लामी ने कॉल दी है एहतजाज की, इससे पहले जितने एहतजाज हो रहे हैं ये सारे एहतजाज लोगों ने अपने तौर पर आकर किए हैं। बाकी मैं तो आपको बता चुका हूँ, एमक्यूएम जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है लोगों को, खुद ही कैबिनेट में बैठ के खुद ही इन पर दस्तखत किया पॉलिसियों पर और खुद ही अब एहतजाज का हिस्सा भी बन रही है। तो लोगों को झांसा देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हम बड़े खैर खां, लेकिन लोगों को सब पता है, लोगों को सब पता है कि क्या हो रहा है। और मैंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट निकाला है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये काजी फाइज ईसा साहब ने जब उनका केस चल रहा था, उनके साथ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जमा कराया था और उसमें उन्होंने अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, अपनी तनख्वाह और इसके अलावा जो है वो जो उनकी रिटायरमेंट के बाद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसकी डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में क्या बताया कि उनको बिजली के कितने यूनिट फ्री हैं और रिटायरमेंट के बाद कितने फ्री होंगे। वो ये कहते हैं कि एन ऑफिशियल रेजिडेंस इन इस्लामाबाद, एक रेजिडेंस मिली हुई है विच इज रेंट एंड यूटिलिटीज फ्री। रेंट एंड यूटिलिटीज फ्री, इसका मतलब है कि अनलिमिटेड बिजली के यूनिट उनके पास हैं, अनलिमिटेड जो यूटिलिटीज हैं वो उनके पास मौजूद है। उसमें कोई कदगन नहीं है कि आपने 4000 यूनिट इस्तेमाल करने हैं, आपने 6000 यूनिट इस्तेमाल करने हैं। आप दिन रात हर कमरे में बिला जरूरत भी एसी चलाते रहें तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, जितना भी बिल आएगा वो आपको फ्री मिलेगा। अच्छा, मैं ये बताता हूं मैं काजी फाइसा की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके जहन में तो ये सवाल पैदा होगा कि ये सारे पर्क्स तो फिर बाकी जजेस को भी मिल रहे हैं, सिर्फ काजी फाइसा का ही नाम मैंने क्यों लिखा है। तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, फिर आगे लिखते हैं कि 2 सर्वेंट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, 1 कुक, पार्ट टाइम गार्डनर एंड क्लीनर्स, होंडा सिविक 2017 मॉडल एंड 2015 मॉडल्स विद अप टू 600 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 600 लीटर पेट्रोल उनका फ्री है। फिर आगे लिखते हैं कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स। अब ये काजी फाइसा का तो मैंने नाम इसलिए लिया कि काजी फाइसा साहब ने ये बयान हल्फी जमा कराया है और इनके जरिए हमें मालूमात मिली है कि बाकी जजेस को भी ये इमरात मिलती हैं, वरना सिर्फ ये इमरात सिर्फ काजी फाइसा को नहीं मिल रही, ये इमरात उमरता बंदयाल को भी मिल रही हैं, ये इमरात मंसूर अली शाह को भी मिल रही हैं, जमाल खान मंदुखेल को भी मिल रही हैं, एजाजुल हसन को भी मिल रही, ये सारे जजेस को ये इमरात मिल रही हैं। अनलिमिटेड यूटिलिटीज। अब जब इतनी भारी तनख्वाहें हैं, 15-15, 18-18 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, तो अनलिमिटेड यूटिलिटीज क्यों दी जा रही हैं? फिर क्यों नहीं वो अपना बिल पे करते हैं उस तरह से जिस तरह से बाकी लोग पे करते हैं, ताकि उनको कदर हो कि कितना इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा चलें, आप फिर आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि भाई ये तो सिर्फ 17 जजेस हैं, तो अगर इनको मिल रही हैं तो 17 जजेस से कितना फर्क पड़ जाएगा? जनाब, एक तो 17 से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये ऑस्टेरिटी जो है ये अलामती तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वैसे भी अनलिमिटेड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं सारे जजेस मिलाकर तो उससे कुछ ना कुछ इंपैक्ट आता है। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, उनको भी फिर फैसिलिटीज मिलती हैं। और इस सबसे बढ़कर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी तादाद तो जाहिर है सैकड़ों में होगी। उनको क्या मिलता है जरा उनका भी सुन लें। पेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या मिलता है, पेंशन अमाउंट डिटरमिन्ड, ये तो चलें उनकी सर्विस के मुताबिक है। फिर 1 ड्राइवर, 1 ऑर्डरली, पुलिस गार्ड एट रेजिडेंस। यूटिलिटीज सुने क्या है, यूटिलिटीज 300 फ्री लोकल कॉल्स,
2000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट्स भी बहुत होते हैं। पहले तो हाजिर सर्विस में तो अनलिमिटेड है, उसके बाद हो गए हैं 2000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 25 HM ऑफ गैस, वाटर एंड 300 लीटर ऑफ पेट्रोल पर मंथ। 2000 यूनिट सिर्फ काजी फायसा को नहीं, उन तमाम जजेस को मिलेंगे जो रिटायर हो जाएंगे। यानी अब तक जो लोग रिटायर हो चुके हैं, हयात हैं, उन सबको ये फैसिलिटीज जो हैं उनके घरों पर मिल रही हैं। तो अब जजेस की और अदालतों की कारकर्दगी आप देख लें, यानी अवाम इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, उनके फैसले पर अमल दरामद हो नहीं रहा, वो अपने फैसले पर इंप्लीमेंट करा नहीं पा रहे। लेकिन ये नहीं है, कोई ऐसी कदर नहीं है कानून में कि अदालत एक फैसला दे, उस पर अमल दरामद ना हो और अदालत चुप होकर बैठ जाए और उस पर कोई एक्शन भी ना ले, तो उसके घर की बिजली काट दो या उसके घर के जो है यूनिट्स कम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो भाई जजेस खाली फैसिलिटीज ले रहे हैं, अपने फैसलों को इंप्लीमेंट तो करा नहीं पा रहे। और इंसाफ का क्या हाल ये है कि मरने के बाद अक्सर औकात फैसले आ रहे होते हैं। मरियम नवाज की जो नायब की अपील है वो अब फिक्स हुई है सुप्रीम कोर्ट, 3 साल बाद जाके अब फिक्स हुई है और पता लगा है कि जी अब तो हम वापस ले रहे हैं, तो इसको यानी वापस लेने के लिए फिक्स हुई है। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, आज चीमा की दरखास्तें जो नैब ने जो जमानतों के खिलाफ नैब ने अपील की थी, उसकी दरखास्तें फिक्स नहीं हो सकी थी 3-3 साल से, और अब उमरता बंदयाल साहब ने जाते जाते उनको खारिज करने के लिए फिक्स किया है ताकि भैया आपने विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ कर ले। नायब ने विड्रॉ कर ली हैं, दरखास्तें निपटा दी गई हैं। तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ है। और यूटिलिटीज देखें कि अवाम मर रहे हैं और बाकी सारे जजेस जो है वो उनके क्या हैं। यहाँ इस हालत में तो जजेस को स्टेप फॉरवर्ड करते हुए वॉलंटियरली कहना चाहिए था, भाई मेरी 18 लाख रुपए तनख्वाह है, मेरे लिए बहुत है, मैं बिजली का बिल खुद अदा कर सकता हूँ, अगर 50-60 हज़ार रुपये आएगा, 70 हज़ार रुपये आएगा, मैं खुद दे दूंगा, मैं लोगों के लिए कुर्बानी देता हूं। लेकिन नहीं, कौन आएगा आगे आके कहेगा कि मैं अपने यूटिलिटीज छोड़ता हूं और अनलिमिटेड यूटिलिटीज जो है वो विड्रॉ करता हूं, कोई नहीं कहेगा। अच्छा, इस वक्त माली हालात हमारे सामने, और इन माली हालात में जो है वो खबर ये है कि 2 माह में असेंबली सेक्रेटरीट मुलाजिम को 16 करोड़ रुपए इजाजी तनख्वाहें दी गई हैं। 2 माह में असेंबली टूट चुकी है, अभी अगस्त में भी दी गई हैं, जुलाई और अगस्त 2 महीने में असेंबली घर जा चुकी है। असेंबली के मुलाजमीन जो हैं वो जाहिर है वो तो नौकरी पर तो हैं, लेकिन उनको 2 माह में जुलाई और अगस्त में मुलाजमीन को 16 करोड़ 18 लाख रुपए एजाजी तनख्वाहों की मद में दिए गए हैं। क्यों दिए गए भाई एजाजी तनख्वाहें, क्यों दी गई? एक तरफ आपका अवाम तबका आपका पिस रहा है, दूसरी तरफ आप एजाजी तनख्वाहें बांट रहे हैं, तो ये किस किस्म का मजाक है इस कौम के साथ। एक खबर और देख लीजिए जरा, ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में नैब ने जमा कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये बताइए कि 2023 में जो नैब तरमीम है उससे किस किस ने फायदा उठाया है। तो जो हमारे पास सामने डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें है जनाब रियासत बनाम शाहिद खाकान अब्बासी, रियासत बनाम शाहिद खान अब्बासी समझते नैब का इदारा होना ही नहीं चाहिए, रियासत बनाम आसिफ अली जरदारी, रियासत बनाम अनवर मजीद ये अनवर मजीद जो है रियासत जरदारी का फ्रंट मैन है, और साकिब निसार ने के ज़माने में इनको इनके बेटों को अब्दुल गनी मजीद को सबको अंदर कर दिया था। रियासत बनाम मंजूर कादिर काका, इन्होंने GIT वो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी हमारे सामने, GIT की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में पता चला था कि इन्होंने खूब थर पार्कर को पानी पहुंचाने की मद में खूब माल बनाया और कमाया, और अभी वजीर सेहत मौसूफ लग गए थे। रियासत बनाम ख्वाजा अब्दुल गनी अनवर मजीद का बेटा है और ये भी जरदारी का फ्रंट मैन है। रियासत बनाम हुसैन लवाई भी आप जानते हैं जरदारी साहब का फ्रंट मैन है। रियासत बनाम खुर्शीद अनवर जमाली केस में सैयद मुराद अली शाह भी नाम मुलजिम है इस केस में। रियासत बनाम मुफ्ती अताउर रहमान वही फजल रहमान साहब के भाई, बड़े भाई, छोटे भाई पता नहीं कौन से भाई हैं, आई गेस बड़े हैं, तो ये उनके भाई, और इसके अलावा काफ़ी सारे ये जो है वो हैं जिन लोगों ने 2023 में फ़ायदा उठाया। अब आप कहेंगे इसमें मैंने नवाज शरीफ का, शरीफ फैमिली का, इनका शहबाज शरीफ का और हमजा का नाम तो लिया ही नहीं है। वो इसलिए नहीं लिया, वो इस रिपोर्ट में नहीं है। और इस रिपोर्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2022 में बेनिफिट कर गए थे। जैसे ही 2022 में तरामीम आई थी, इन तरामीम से फौरन उन्होंने फ़ायदा उठा लिया था। केसेस उनके या वापस हो गए थे या ट्रांसफ़र हो गए थे। और अब जो 2023 में फ़ायदा उठाया वो पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान ने, और नून लीग के भी कुछ लोग शामिल हैं इसमें जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है। तो ये जनाब रल मिल के फ़ायदे आप बना रहे हैं। आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ मियाँ इबाद के बेटे की। देखें, इसके लिए तो अल्फाज ख़त्म हैं। मियाँ इबाद जो हैं वो PTA के टिकट होल्डर थे PP 149 से,
اور ان کو اگر میں یاد نہیں ہے، میں نے ویسے میں چیک کرتا ہوں اس کو، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ وہی ہے جن کا ایک ویڈیو پیغام آیا تھا شروع میں ہی کہ جی میں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کرتا ہوں، لیکن پھر انہوں نے کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ مجھ سے یہ بیان زبردستی لیا گیا. جب بندہ اس طرح دھوکے بازی کرے گا تو پھر تو اس کو نشانہ بنا دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا بیٹے کی ٹائم لائن کے ساتھ چل رہی ہے کہ جولائی میں جولائی کیسے وہ اپریل مئی میں ہنستا کھیلتا بچہ تھا، پھر اس کے بعد پھر اس نے ذہن پہ اثر لینا شروع کیا، اس کے نروز جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہوئے اور مفلوج ہونا شروع ہو گیا اور اب آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ظلم ہے، ظلم. اس سے ڈریں، جو بھی اس کے پیچھے ہے، جو فیصلہ کر رہا ہے، جس نے اس بچے کا کوئی مجرم تو ہوگا. یہ ظلم ہے. میرا بیٹا بھی اسی عمر کا ہے. مجھے احساس ہے کہ ایک بچہ اگر اس کو ہلکی سی چوٹ لگ جائے، جس میں سے خون بھی نہ نکلے، ہلکا سا بس چوٹ لگ جائے، تو والدین وہ چیزیں کہ جو بچے کو دیکھ کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہلکا سا بخار ہو جائے تو تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زکام ہو جائے تو کہتے ہیں اوہو میرے بیٹے کو فلو ہو گیا، پیٹ خراب ہو جائے تو آپ پانی پلاتے رہتے ہیں ان کو، یہ وہ چیزیں کہ بھئی اس کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. ایک بچہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، باپ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ریاست اتنی ظالم بن کے بیٹھی ہے کہ جو ہے وہ اس کی ماں اپیلیں کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو اگر آپ میرے پوتے سے ملوا دیں تو میرا پوتا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کون ہے جو ریاست ماں کی طرح بن کر سوچے؟ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اس کے لیے تو الفاظ نہیں ہے جتنا تکلیف دہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.